आज हम लोग केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कार्बन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। पहला, कार्बन एक सर्वोन्मुखी तत्व है। यह भूपर्पट्टी तथा वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी जमीन के अंदर भी और वायुमंडल यानी हवा में भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आगे बात करेंगे, यह भूपर्पट्टी में सिर्फ 0.02% कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, भूपर्पट्टी में कार्बन किस रूप में पाया जाता है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। आप जानते होंगे कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, बाइकार्बोनेट का होता है HCO3। आगे की बात करें तो वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। आगे देखिए, यह दैनिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सभी जीव की संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। यानी दुनिया में जितना भी जीव है उसकी संरचनाएं जो बनी हैं वो कार्बन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग जानेंगे। कार्बन और उससे बने हुए यौगिकों का उपयोग क्या क्या है। पहला, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आप देखते होंगे ईंधन मतलब जलावन, चाहे लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो, पेट्रोल, डीजल, कोई भी चीज़। कार्बन के ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है तथा बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। देखिए क्या क्या चीज़ मिला। अब सपोज करिए कि किसी भी चीज़ को आप जलाते हैं तो जलाने पर आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा कोई भी चीज़। जैसे कार्बन है, मान लीजिए कोयला है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, जलेगा, मतलब उसका दहन होगा। दहन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनाएगा, जल बनाएगा यानी H2O बनाएगा। उसके बाद बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकालेगा, ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी देगा, तो ये सब चीज़ें बनेगा। इसके बने पदार्थों का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे काजल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, पेंसिल वगैरह यूज़ करते होंगे उसमें ग्रेफाइट होता है। कोयला को तो आप जानते ही होंगे। आप जानते हैं अपर रूप क्या होता है? जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है जिसके भौतिक गुण भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, उन तत्वों का ये गुण अपर रूपता कहलाता है और ऐसे तत्वों को अपर रूप कहते हैं। बहुत सिंपल और आसान भाषा में समझिए कि कोई भी तत्व है, वो तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाएगा, पहली बात। लेकिन ये दोनों का भौतिक गुण अलग होगा, मतलब ये देखने में अलग टाइप का हो सकता है, ये देखने में अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन ये दोनों की जो रासायनिक संरचनाएं हैं वो एक जैसी होगी, तो उसे क्या कहेंगे? अपर रूप कहेंगे। क्लियर है? कार्बन के दो अपर रूप हैं या दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय में देखिए हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है, फुलरिन्स आता है। ये सब कार्बन के क्रिस्टलीय, क्रिस्टल मतलब कड़ा ठोस पदार्थ के रूप में, अक्रिस्टलीय जैसे में कोयला, लैम्प, ब्लैक, काजल, ये सब क्या है? ये सब कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है। वैसे जनरली आप पढ़ते होंगे कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन हमने पूरा डिटेल के साथ आपको समझा दिया। अगला हीरा के बारे में। हीरा क्या है समझिए। यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है जिसमें कार्बन परमाणु अपने आसपास के 4 कार्बन परमाणुओं से एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ये कार्बन है तो ये अपने आसपास में कार्बन से जुड़ा होगा। देखिए देखिए इसी को बोलते हैं कार्बन परमाणु अपने आसपास में कुछ कार्बन परमाणुओं से, 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण क्या होता है? जैसे ये कार्बन है, फिर देखिए एक और जोड़ दीजिए, फिर एक और जोड़ दीजिए, इसी को श्रृंखलन गुण कहते हैं।
इसके कारण कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, बहुत बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं। बृहद मतलब होता है बहुत बड़ा। हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है, जिसके कारण यह प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाकर चमक उत्पन्न करता है। तो हीरे में चमक क्यों होता है? क्योंकि इसका अपवर्तनांक उच्च होता है और प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। इसका उपयोग क्या होता है? हीरा का यूज़ क्या क्या चीज़ में किया जाता है? तो पहला, कांच या कठोर पदार्थों को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है, आप ये जान लीजिए। दूसरा देखे होंगे हीरे का अंगूठी वगैरह होता है, तो आभूषण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या नेकलेस वगैरह आपने देखा होगा। उसके बाद है शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद को हटाने में प्रयोग किया जाता है। मतलब जब भी ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, तो हीरे का प्रयोग किया जाता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन में, सर्जरी जिसको आप कह सकते हैं। अब जानेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होता है? यह काले रंग का कार्बन का अपर रूप है। इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से एकल बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसके कारण चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, यानी फ्री होता है, जो विद्युत का चालन करता है, अर्थात ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे समझिए, ये एक कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा एकल बंधन से। देखिए 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, बाकी एक तरफ फ्री रहता है, ये तरफ। और ये जो फ्री होता है, इसी के कारण बिजली को आप इसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जैसे बैटरी देखा होगा आप लोगों ने, इस टाइप का बैटरी, इसमें ये लगा रहता है पोल, और ये बैटरी क्या करता है, इसके बीच में एक रॉड लगा होता है, यही ग्रेफाइट होता है। आगे देखिए, पेंसिल की लीड, जैसे ये पेंसिल लेते होंगे आप, तो पेंसिल का जो नोक रहता है उसी को लीड बोलते हैं। एवं घड़ी की कमानी बनाने में होता है, इसका उपयोग बता रहे हैं हम आपको ग्रेफाइट का। और उच्च ताप पर चलने वाली जितनी भी मशीन होती है उसमें स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि उसमें घर्षण कम हो। स्नेहक का इसलिए उपयोग किया जाता है। कार्बन का उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना। आप जानते होंगे कि जितने भी तत्व हैं वो चाहते हैं कि उसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, जिसकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में वैसे 2 होता है, लेकिन इसको छोड़ करके बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैस प्राप्त करने के कारण हेतु इसमें समझते हैं। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 4। आप बताइए, इसमें 4 की और ज़रूरत है, तभी आखिरी में 8 पूरा होगा। तो ये किसको प्राप्त कर लेगा? ऑक्टेन को। समझिए इस बात को, कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, परंतु नाभिक में 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन है। आप भी जानते होंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना काफ़ी कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये नाभिक है, इसके अंदर में 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना कितना टफ होगा। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ देगा तो अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी इसको निकालने के लिए। अर्थात 4 गो ये लेगा तभी पूरा होगा, या 4 गो दे देगा तभी पूरा होगा। तो ये लेने में भी उतना ही मुश्किल है और देने में भी उतना ही मुश्किल है। इस प्रकार कार्बन परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना या खो देना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। तब कार्बन अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस प्रकार की समस्या को सुलझा सकता है। तो कार्बन के साथ बेचारे को दिक्कत यह है कि 4 दे नहीं सकता है, देना भी उतना ही कठिन है, ले नहीं सकता है, लेना भी उतना ही कठिन है। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है, तब इसकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, जैसे तत्वों के परमाणु जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने में सक्षम होते हैं, मतलब इन लोगों से आराम से साझेदारी हो जाता है। अगला देखिए, संयोजी आबंधन क्या होता है समझिए। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। देखिए, जैसे ये कार्बन है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसके बीच जो बंधन या साझेदारी हो रही है इसी को सहसंयोजी बोलते हैं। अब सहसंयोजी यौगिक जो होता है उसका भौतिक गुण क्या क्या होता है समझिए। पहला, संयोजी यौगिकों
के क्वथनांक एवं गलनांक। आप जानते होंगे क्वथनांक समझते हैं ना। क्वथनांक जिस ताप पर कोई भी चीज़ उबलना शुरू होता है, और गलनांक जो पिघलना शुरू होता है वो कम होता है, क्योंकि इसके बीच अंतराण्विक बल जो होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। सामान्यतः ये अणु विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब बिजली पास नहीं करेगा, क्योंकि आवेशित कण नहीं बनते हैं। आवेशित कण रहेगा तभी तो विद्युत का चालन होगा। अब कार्बन जो होता है वो सर्वोत्मुखी प्रकृति का होता है। कैसे समझिए, संयोजी आबंध के प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होता है। इसका दो कारक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन इतनी बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है, कारण बताएं, तो उसका भी जवाब यही होगा। देखिए, दो कारण हम आपको बता रहे हैं। पहला कारण है श्रृंखलन गुण। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। ऐसे समझिए, कार्बन है, फिर ये कार्बन से अभिक्रिया कर लेगा, फिर ये कार्बन से अभिक्रिया कर लेगा, इसी गुण को कहते हैं श्रृंखलन गुण। और इसी गुण के कारण इसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा होता है चतुस्संयोजकता। कार्बन चतुष प्रकृति का होता है, का तत्व है, इसलिए यह चार अन्य कार्बन परमाणु अथवा किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाने में सक्षम है, जिसके कारण यौगिकों की संख्या विशाल है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा होता है, देखिए इसकी संख्या 4 है, ये किसी से कर सकता है, ये भी किसी से, ये भी किसी से, ये भी किसी से, इसलिए इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होता है। अब नाम पद्धति क्या होता है ये कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।